नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो से हम जनरल एनाटॉमी के चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2 इस किताब को जो आप देख रहे हैं जनरल एनाटॉमी, चैप्टर 1 हमने कल रिकॉर्ड किया था। अब ये हम चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं जिसमें 3 या 4 वीडियो रिकॉर्ड होंगे। ये जो आज का है वीडियो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन के बारे में है जिसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं, और उसके बाद में आपको एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में समझाऊंगा। ये जो है जनरल एनाटॉमी का जो ये लेसन है, लेसन नंबर 2, उसको वो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आता है। इस लेसन का जो टाइटल है वो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी का है। इसमें हम एनाटॉमिकल पोजीशन और एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी कुछ भी नहीं है, ये एक टर्म्स का समूह है या शब्दों का समूह है, या यूं कहिए जो कि जनरल पब्लिक आपस की बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करती है। ये जो टर्म्स या जो शब्द हैं ये स्पेशल टाइप के शब्द हैं जो कि मेडिकल पीपुल आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते वक्त या नोट्स लिखते वक्त या कम्युनिकेशन के वक्त आपस में एक दूसरे से इस्तेमाल करते हैं, जो कि जनरल पब्लिक समझ शायद ना पाए उसको। ओके, पर मेडिकल जो पर्सन्स हैं या मेडिकल जो फैटर्निटी है जो पूरे वर्ल्ड की है वो इन शब्दों को अच्छी तरह से समझती है। इस शब्दों का जो टर्म्स है उसका मीनिंग है वर्ड्स। ओके, एंड ये जो टर्म्स हैं ये एक तरह की लैंग्वेज बना लेते हैं जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज बोल सकते हैं। और इन टर्म्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम इन टर्म्स को यूज़ ना करेंगे तो हो सकता है जब हम आपस में कम्युनिकेट करें, से फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो डॉक्टर इंडिया में बैठा है वो अमेरिकन डॉक्टर से अगर कम्युनिकेट करेगा नोट्स के द्वारा या फ़ोन के द्वारा, तब उनको वो टर्म्स का मीनिंग पता होता है। मेडिकल टर्म्स का मीनिंग आपस में एक दूसरे को जो कम्युनिकेट करते हैं वो पता होता है। अगर ये हम यूज़ नहीं करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना पड़ेगी जो कि अननेसेसरली होगी। ओके, तो ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है या जो वर्ड्स हैं वो एक फाउंडेशन बनाते हैं, मेडिकल साइंस का एक फाउंडेशन बनाते हैं। ये हालांकि एनाटॉमिकल टर्म्स हम इनको बोलते हैं या वर्ड्स बोलते हैं, पर ये सिर्फ एनाटॉमी में ही यूज़ नहीं किए जाते। एनाटॉमी के साथ साथ ये पूरे मेडिकल साइंस में यूज़ किए जाएंगे। ये कोई भी डॉक्टर चाहे वो मेडिसिन का हो एक्सपर्ट, दूसरे कंसल्टेंट या सर्जरी का या किसी भी ब्रांच का है, वो ये सारे टर्म्स को यूज़ करते हैं। इसलिए ये जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है वो एक तरह से मेडिकल लैंग्वेज है जिसे सभी मेडिकल एंड पैरामेडिकल नर्सेस, टेक्नीशियंस, ओके, फिजियोथेरापिस्ट सभी यूज़ करते हैं। इसलिए हमें एनाटॉमी पढ़ने के पहले इन टर्म्स को समझना पड़ेगा, और इनके बिना समझे आप ये एनाटॉमी नहीं पढ़ सकेंगे या मेडिकल साइंस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम अपनी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी सेकंड चैप्टर में सिर्फ 2 ही बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। जहां मैं अपना पॉइंटर घुमा रहा हूं, नंबर 1 हम एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, इसका महत्व क्या है, हम इसे क्यों पढ़ेंगे। ओके, और दूसरा फिर मैं उसके बाद आपको एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में बताऊंगा। हमारी बॉडी को हम कई डिफरेंट प्लेन्स में डिवाइड करते हैं जो कि हमें बॉडी के रिलेशन समझने में, विसरा के रिलेशन समझने में हेल्प करता है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर पास करता हूं। जब हम एनाटॉमिकल बॉडी की से एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में बात करें, उसके पहले ये अच्छा होगा क्योंकि आप एकदम नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम साइंटिफिकली बॉडी को कितने पार्ट्स में विभक्त या डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हेड है, जहां मेरा पॉइंटर है,
इसको हम हेड बोलते हैं। अगर आप हेड को देखें तो वो फेस को उसमें हेड में हम इंक्लूड करते हैं। बाकी के पीछे का पार्ट जो स्कल है जिसके अंदर ब्रेन होता है, ये सब दोनों पार्ट मिला करके हम इसको हेड बोलते हैं। उसके नीचे नेक होती है और नेक के नीचे ट्रंक होता है, और ट्रंक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये थोरैक्स है, अपर पार्ट ट्रंक जिसमें लंग और हार्ट होते हैं, इसे हम थोरैक्स बोलते हैं। और उसके नीचे एब्डोमेन होता है, आप सबको एब्डोमेन तो पता ही होगा। एब्डोमेन, अब एब्डोमेन का जो एकदम निचला पार्ट होता है जहाँ पर कि पॉइंटर घूम रहा है, जो कि हमारी थाइस के रूट के ऊपर होता है, 2 लोअर लिम्ब की थाइस के बीच में होता है, जहाँ पर कि प्राइवेट पार्ट्स जेनाइटिलियाज हमारे होते हैं मेल और फीमेल के, उस छोटे से पोर्शन को जो थाई के बीच में होता है उसको हम पेल्विस बोलते हैं। इस तरह से ट्रंक के 3 पार्ट हो गए। एक हुआ थोरैक्स, दूसरा हुआ एब्डोमेन और तीसरा हुआ पेल्विस। ओके, अब फिर हम अपर लिम्ब पे आते हैं। इस ट्रंक से दोनों लिम्ब निकलते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब के जो पार्ट्स हैं जहाँ पर कि ये पॉइंटर घूम रहा है, उस पॉइंट को हम शोल्डर बोलते हैं, जो कि आप सब जानते हैं। उसके बाद एक और जॉइंट आता है नीचे जाने पर जिसको एल्बो जॉइंट बोलते हैं। अब शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम आर्म बोलते हैं। ठीक है, उसको हम आर्म, ARM, आर्म बोलते हैं। और एल्बो जॉइंट और यहाँ जो रिस्ट जॉइंट है जहाँ हम रिस्ट वॉच पहनते हैं वहाँ पर रिस्ट जॉइंट होता है। इस एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के बीच के अपर लिम्ब के इस पार्ट को हम फोर आर्म बोलते हैं। तो एक आर्म हुआ, दूसरा हुआ फोर आर्म। और रिस्ट के बाद में जो भी पार्ट आता है जिसे हम हैंड बोलते हैं, रिस्ट के नीचे वाला पार्ट डिस्टल पार्ट है जिसको हम हैंड बोलते हैं। और हैंड के अंदर पाम, फिंगर और थम्स होते हैं। हाँ, तो अब कितने पार्ट हो गए अपर लिम्ब के? हुआ शोल्डर, शोल्डर के बाद आता है आर्म, आर्म के बाद आता है फोर आर्म, फोर आर्म के बाद आएगा हैंड। ओके, रिस्ट के बाद हैंड आएगा। अब जब हम लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब के भी कई पार्ट होते हैं। जो पीछे का पार्ट या आगे का पार्ट जहाँ पर कि रूट ऑफ द थाई है उसे हम हिप बोलते हैं, कूल्हा, जैसे हिंदी में कूल्हा बोलते हैं। उसके बाद नी जॉइंट और हिप जॉइंट के बीच का जो पार्ट है उसे हम थाई बोलते हैं। और नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच के पार्ट को हम लेग बोलते हैं। और एंकल के नीचे का जो पार्ट है, बाद का जो पार्ट है, उसे हम फुट बोलते हैं। तो कितने पार्ट हो गए लोअर लिम्ब के? हिप, थाई, लेग और फुट। ओके, फुट। अब कुछ कुछ ऐसी टर्म्स हैं इसके अंदर जो मैंने यूज की, वो लेमेंस या जनरल पब्लिक उसको मिसअंडरस्टूड करके गलत बोलती है। फॉर एग्जाम्पल, जो आर्म है वो कभी कभी हम पूरे अपर लिम्ब को, हमें अपर लिम्ब बोलना है, मेडिकल साइंस में इसको अपर लिम्ब बोलना है, इसको आर्म नहीं बोलना है। कभी कभी हम जनरल लैंग्वेज में पूरे को हम आर्म बोल देते हैं या पूरे को हम हैंड भी बोल देते हैं। तो ये पूरा अपर लिम्ब हैंड नहीं है। हैंड कौन सा पार्ट है? ये रिस्ट के बाद वाला जो पार्ट, फिंगर, पाम और थंब वाला जो पार्ट है, उसे ही हमें हैंड बोलना है। पूरे अपर लिम्ब को हैंड या आर्म नहीं बोलना है। उसी तरह लोअर लिम्ब में हम जाएं तो देखेंगे कि हम कभी कभी जनरल टर्म्स में हम इसको लेग बोल देते हैं पूरे को, हाँ, लोअर लिम्ब को, पर वो गलत है। साइंटिफिकली लेग वही पार्ट है जो कि नी और एंकल जॉइंट के बीच का पार्ट है। जहाँ ये पॉइंटर घूम रहा है उस पार्ट को ही हम लेग पार्ट हमें बोलना चाहिए। इसके साथ आपको कई चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने फर्स्ट उस पर आते हैं जिसका नाम है एनाटॉमिकल पोजीशन। पर पहले, उसके पहले मैं इस बॉडी के पार्ट्स को आगे और पीछे से एक बार दिखा देता हूं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं। इसके अंदर आप जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये पीछे जो हिप का पार्ट था वो पीछे हम इसको बटक्स बोलते हैं। ये ग्लूटियल रीजन होता है जो आप बाद में पढ़ेंगे। बाकी लगभग सब कुछ वही है।
अब हम पहले उस पे आते हैं जो ये पहला इंपॉर्टेंट लेसन है एनाटॉमी के अंदर, जनरल एनाटॉमी के अंदर है, वो है एनाटॉमिकल पोजीशन। अब देखिए हम एनाटॉमिकल पोजीशन किसको बोलेंगे? ये एक इमेजिनरी पोजीशन, मतलब ये ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। इसको देखिए, ये आदमी यहाँ पर एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है। क्या हम कभी ऐसी पोजीशन में हमेशा खड़े होते हैं जब एक दूसरे से बात करते हैं? कभी नहीं। तो ये एक इमेजिनरी पोजीशन है और ये हमें इमेजिन करना पड़ती है, इसलिए इसे हम इमेजिनरी पोजीशन कहते हैं। और इस एनाटॉमिकल पोजीशन में हम हमेशा ये इमेजिन करते हैं कि बॉडी हमेशा स्ट्रेट खड़ी हुई है, इरेक्ट है। बॉडी इरेक्ट मीन्स खड़ी हुई है, बॉडी तिरछी नहीं है, झुकी हुई नहीं है, स्ट्रेट रूप से वो हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में है। पर वो स्टैंडिंग पोजीशन किस तरह से है उसको हमने इन 4 पॉइंटों के हिसाब से डिफाइन किया है। एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े रहने के लिए इन 4 पॉइंटों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है बॉडी इज स्टैंडिंग अपराइट। वो तो आप समझ गए कि बॉडी सीधी खड़ी हुई है। आईज आर लुकिंग डायरेक्टली फॉरवर्ड, दैट मीन्स आप एनाटॉमिकल पोजीशन में जब भी खड़े हैं आपकी आंखें सामने की तरफ, दोनों आंखों से आप सामने की तरफ देखें। रूम में खड़े हैं तो सामने की दीवार को देखें और बाहर खड़े हैं तो क्षितिज की तरफ देखें। तीसरा पॉइंट है जो दोनों जो अपर लिम हैं, जो कि शोल्डर से टिप ऑफ फिंगर तक हैं, ये अपर लिम अभी हमने देखा, ये दोनों अपर लिम बॉडी के साइड में हैंग करना चाहिए, लटके हुए होना चाहिए बॉडी की साइड में। पर वो लटकना इस तरीके से होना चाहिए कि ये जो पाम है, हथेली है हमारी, थंब और फिंगर्स हैं जो उसको सामने की तरफ फेस करना चाहिए। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरह से हमें पाम जो है, हथेली है, वो सामने की तरफ करना चाहिए, पीछे का सरफेस आगे नहीं करना चाहिए। और अंतिम पॉइंट है कि ये जो दोनों लोअर लिम्स हैं, इन दोनों लोअर लिम्स को एक दूसरे के पैरेलल खड़ा होना चाहिए, साथ साथ। ऐसा नहीं कि आप अपनी दोनों लोअर लिम्स को दूर दूर खड़े हो गए, टांगे चौड़ी करके खड़े हो गए। दोनों टांगों को साथ साथ रखना है, दोनों लोअर लिम्ब को एक दूसरे के पैरेलल रखना है जितना हो सके उतना। और उस वक्त फिट, और ये जो टोज हैं, इसको अपन फिंगर नहीं बोलते, फिट के अंदर इनको हम टोज बोलते हैं, ग्रेट टो एंड अदर टोज। ये जो टोज हैं इनको सामने की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो फुट है वो किसी तरफ आड़ा तिरछा खड़ा हो, दोनों फुट सामने की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है इसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। और आप अपने पेशेंट को, अपने डेड बॉडी को जिस पे डिसेक्शन करने वाले हैं, उसको हमेशा इस पोजीशन में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन में हम बॉडी को क्यों इमेजिन करेंगे। नाउ ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन है, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ टर्म्स हैं, वोकेबुलरी है, टर्मिनोलॉजी है, एक लैंग्वेज है, मेडिकल अपनी भाषा है उसकी खुद की, उसी तरह पूरी दुनिया मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है, जो मेडिकल के लोग हैं, पैरामेडिकल के हैं, वो हमेशा बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में इमेजिन करते हैं। चाहे वो डेड बॉडी हो जो कि टेबल पे लेटी हुई हो, हाँ, उसको भी हम खड़ी रूप में देखेंगे, उसको ये इमेजिन करेंगे कि हमारी डेड बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ी हो। या जब आप पेशेंट को एग्जामिन करेंगे काउच के ऊपर, और वो अगर काउच के ऊपर लेटा हुआ है या बैठा हुआ है स्टूल के ऊपर, जब आप एग्जामिन, उस वक्त आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारा पेशेंट हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन में है, जो 4 पॉइंट मैंने बताए हैं उस हिसाब से रहे। ये इस पोजीशन में जब आप डेड बॉडी या आपका पेशेंट काउच के ऊपर या टेबल के ऊपर लेटा हुआ है और वो उसका फेस ऊपर छत की तरफ है, ओके, तो उस पोजीशन को हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। और जब उसके पीछे का बैक पोर्शन या पीठ छत की तरफ हो तब हम उसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं। तो आपका कैडेवर या पेशेंट चाहे एनाटॉमिकल पोजीशन, चाहे वो सुपाइन पोजीशन में हो या प्रोन पोजीशन में हो, आपको हमेशा ये इमेजिन करना है कि वो खड़ा हुआ है, वो हमेशा ही एनाटॉमिकल पोजीशन में ही इमेजिन करना है।
नाउ ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन है, इसमें हमें क्यों इमेजिन करना चाहिए बॉडी को, चाहे पेशेंट हो चाहे कैडेवर हो। रीजन उसका ये है कि जब भी आप डिस्क्राइब करेंगे रिलेशंस ऑफ विसरा किसी भी आर्गन को, तब आप, मैंने जो डेफिनेशन में लास्ट वीडियो में बताया है कि एनाटॉमी की डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब उस स्ट्रक्चर में जो विसरा हैं उनका मैंने बताया था कि हम वहाँ पर ही नहीं ख़त्म हमसे अपनी स्टडी को बंद कर देंगे। हम उस विसरा या उस ऑर्गन के आगे क्या है, पीछे क्या है, साइड में क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ये सब हमें वो भी लर्न करना है। पर अगर बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं है तो जो ये पोजीशन है रिलेशनशिप के, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में किडनी के ऊपर लीवर है और जब उस पेशेंट को आप टेबल पे लेटने को कहोगे तो वो किडनी के ऊपर नहीं रह जाएगा, वो उसकी साइड में चला जाएगा। दैट मीन्स वो ऊपर तो रहेगा पर वो उस सुपीरियर पोजीशन में नहीं रहेगा, उसको हम प्रॉक्सिमल पोजीशन में बना देंगे। पर इस वक्त जब हम उसकी जो डिटेल्स लिखेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, उस वक्त हम हमेशा, भले ही वो लेटा हो या बैठा हो, हम उस पोजीशन में उस ऑर्गन को इमेजिन करेंगे, उसके रिलेशन को, जबकि वो एनाटॉमिकल पोजीशन में है। इससे क्या होगा कि जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी दूसरे डॉक्टर से, किसी दूसरे पैरामेडिकल से, या नोट्स लिख रहे हैं, तब हमेशा वो आदमी जो आपके नोट्स को पढ़ रहा है या वो आदमी जो आपकी बातों को सुन रहा है, उसके दिमाग में बॉडी हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ी है। इसलिए कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसलिए हम बॉडी को हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन में ही इमेजिन करते हैं। अब मैं दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है टर्म्स ऑफ पोजीशन सेकंड चैप्टर का, उस पे आता हूँ, जिसका नाम है एनाटॉमिकल प्लेन्स। अब इस बॉडी को हम जो है इसको भी इमेजिन करते हैं, कई प्लेन्स में बॉडी को हम इमेजिन करते हैं और इन प्लेन के द्वारा बॉडी को डिवाइड किया जाता है। ओके, अगर हम इन प्लेन्स को देखें तो ये प्लेन होते हैं मीडियन प्लेन, सेजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। अब ये प्लेन क्यों जरूरी है, जो कि खुद इमेजिनरी प्लेन है, एनाटॉमिकल पोजीशन की तरह ही ये प्लेन भी इमेजिनरी प्लेन है। ये इसलिए भी हैं कि हम जब बॉडी के विसरा के या ऑर्गन्स के इंटर रिलेशनशिप देखेंगे, उस वक्त हम इन प्लेन को यूज़ करेंगे कि इस प्लेन के रिलेशन में उस ऑर्गन की, किडनी की, लीवर की, स्टमक की, इंटेस्टाइन की पोजीशन किधर है, ऊपर है, नीचे है, साइड में है, कितना सेंटीमीटर दूर है, कितने सेंटीमीटर ऊपर है या नीचे है। इस तरह से हम उसका एक एक्चुअल एनाटॉमिकल पोजीशन को विजुलाइज कर पाएंगे। ये इम्पोर्टेंस इन एनाटॉमिकल प्लेन्स का है और इसीलिए हमें इन्हें एनाटॉमी में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको मीडियन, सेजाइटल और कोरोनल प्लेन्स के बारे में बताऊंगा। इस डायग्राम में 3 प्लेन बताए गए हैं। मीडियन प्लेन को आप पहले देखें, जहां मैं अपना पॉइंटर घुमा रहा हूं, ये एक मीडियन प्लेन है। इससे बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाता है, राइट एंड लेफ्ट। ये एक वर्टिकल प्लेन है। दूसरा प्लेन आप देखें जो कि लिखा है कोरोनल प्लेन, ये राइट एंगल है, किसके, पहले वाले मीडियन प्लेन के राइट एंगल है। ये बॉडी को भी हाफ में डिवाइड करेगा, पर वो इक्वल हाफ नहीं होंगे, वो बॉडी को आगे का पोर्शन और पीछे के पोर्शन जैसे 2 भागों में डिवाइड करेगा। तीसरा प्लेन जो इस डायग्राम में दिखाया है वो ये वाला है, ट्रांसवर्स प्लेन। ये भी दोनों प्लेन के राइट एंगल है, पर ये वर्टिकल नहीं है, पहले 2 प्लेन की तरह ये वर्टिकल प्लेन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब थोड़ा सा हम और डिटेल में इस प्लेन्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मीडियन प्लेन को समझें। ये मीडियन प्लेन एक अकेला वर्टिकल प्लेन होता है जो बॉडी के बिल्कुल मिड लाइन में से पास होता है। ओके, और ये बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट। ये इतना इक्वल डिवाइड करता है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज समझी जाती है। सो ये बॉडी को वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट में, इसका मतलब ये एक ही प्लेन है।
पूरी बॉडी को डिवाइड करने वाला ये एक अकेला प्लेन होता है जिसको मीडियन प्लेन बोलते हैं। कुछ कुछ बॉडी के जो ऑर्गन्स है इस प्लेन से करते हैं उसको हम मीडियन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। दूसरा प्लेन इस दूसरे डायग्राम में देखें और ये प्लेन मीडियन प्लेन की तरह ही है, ये भी वर्टिकल है, पर ये प्लेन एक अकेला नहीं है, ये सेजाइटल प्लेन है और ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ हो सकते हैं और कई हो सकते हैं, इसलिए ये हमेशा पैरेलल किसके चलता है, मीडियन प्लेन के पैरेलल होता है। राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी, और कई प्लेन हो सकते हैं, इस तरह के सेजाइटल प्लेन होते हैं। तो ये बॉडी को डिवाइड उसी तरह करेगा टू पार्ट्स में, पर ये दो अनइक्वल पार्ट्स में, एक पार्ट ज़्यादा होगा दूसरा पार्ट कम होगा। तो होपफुली आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द सेजाइटल प्लेन प्रॉपरली। थर्ड प्लेन जो इसमें दिखाया है वो राइट एंगल है और टू द मीडियन एंड सेजाइटल दोनों के राइट एंगल है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये कोरोनल प्लेन है और ये बॉडी को भी डिवाइड करेगा, पर ये भी कई प्लेन हो सकते हैं, आगे पीछे कई कोरोनल प्लेन्स हो सकते हैं और ये बॉडी को डिवाइड करेंगे आगे के पोर्शन में और पीछे के पोर्शन में, ठीक है ना। तो फ्रंटल या बैक साइड के अंदर ये कोरोनल प्लेन डिवाइड करता है, पर ये याद रखने की बात है कि ये एंट्रोपोस्टीरियर या आगे से पीछे की तरफ जो नहीं जा रहा है प्लेन, ये साइड टू साइड जाता है और राइट एंगल टू कोरोनल एंड सेजाइटल दोनों के होता है, ठीक है। देन हम ट्रांसवर्स प्लेन की बात करें तो हम बॉडी को कई ट्रांसवर्स प्लेन से बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अभी तक के हमने जितने तीनों प्लेन देखे वो वर्टिकल प्लेन थे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ग्राउंड के पैरेलल चलता है और ये बॉडी को कई पार्ट में डिवाइड करता है और इसको हम ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। आजकल जो कैट स्कैन आते हैं वो ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर इमेज बनाते हैं, इसलिए इन ट्रांसवर्स प्लेन का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है और ये भी परपेंडिकुलर होते हैं कोरोनल और सेजाइटल प्लेन के। अब लास्ट जो प्लेन है वो ऑब्लिक प्लेन है। ऑब्लिक प्लेन का कोई डेफिनेशन नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं इन चार प्लेन को छोड़ करके। इन चार प्लेन के सिवा आप बॉडी को और किसी भी प्लेन के अंदर काटें तो वो ऑब्लिक प्लेन कहलाएगा और ऑब्लिक प्लेन का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता है। इस तरह हमने आज दो इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी जो कि सेकंड लेसन है जनरल एनाटॉमी का। एक था एनाटॉमिकल पोजीशन और दूसरा है बॉडी के प्लेन्स। ओके, दोनों इमेजिनरी चीज़ें हैं। ओके, और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप बार बार इसको पढ़ें, इस चैप्टर को, और समझें, इसके बिना आप एनाटॉमी नहीं पढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।